हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास में एक फ़ोन है सैमसंग का A50s। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन डेड है और ये फ़ोन हाई बूटिंग में है। ठीक है, तो इस फ़ोन को हम किस तरह से रिपेयर करेंगे, डायग्नोस करेंगे, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ोन हाई बूटिंग में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हाई बूटिंग में ये जाता है कि नहीं, ये देखने के लिए पहले हम यहाँ पर डीसी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही बताता जाऊँगा और बस आप इसको देखें, और आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं अगर आप बिगिनर या फ्रेशर हैं तो, या रिपेयर करने में अगर आपको दिक्कत जाती है तो। ये है डीसी कनेक्ट हो चुका है, डीसी अभी हम चालू करेंगे। ठीक है, चालू हो गया, 4.2 पे सेट है। इधर शॉर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यही ठीक है प्रोब है। तो यहाँ पर हमने सप्लाई दे दिया है, 1 मिली एम्पियर का कंजप्शन ले रहा है। ठीक, और जैसे ही मैं यहाँ पर पावर की प्रेस करूँगा, पावर की प्रेस करते ही 500 मिली एम्पियर में गया, स्टक हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल रीडिंग नहीं होती, इसलिए अगर आप काम करते हैं, आप टेक्नीशियन हैं, तो आपको ये रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 500 पर स्टक है, लेकिन मुझे जल्दी यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक ये हीट होता रहा या शॉर्ट होता रहा तो इंटरनली कुछ भी डैमेज हो सकता है, चाहे वो पावर आईसी हो या सीपीयू साइड हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब सीपीयू के नीचे भी अगर कोई पॉइंट शॉर्ट होगा तो भी हम उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं, बट अभी हम वन बाई वन देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कैसे आपको डायग्नोस करना है, इसको बताने से पहले मैं आपको क्लास की डिटेल दे देता हूँ। तो जो भी भाई क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे, 1 तारीख की बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जनवरी से न्यू बैच शुरू होगा। ऑनलाइन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो 1999 का ये कोर्स होगा। 32 डेज़ का ये कोर्स होता है। इसमें बेसिक टू एडवांस सब चीज़ें बताई जाती है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कीमेटिक रीडिंग, सर्किट मॉडिफिकेशन, डाटा शीट रीडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग की जितनी मुझे टेक्निक्स पता है, हर एक टेक्निक आपको बताई जाएगी। कोई भी पार्शियलिटी नहीं है कि ऑफलाइन में कुछ और है, ऑनलाइन में कुछ और। दोनों सिलेबस सेम है, बस टाइम ड्यूरेशन का अंतर है। ऑफलाइन आप आओगे तो रेगुलर आपको 6 घंटे की क्लास मिलेगी, ऑनलाइन में आपको 1.5 घंटे की क्लास रेगुलर मिलेगी, और दोनों ही क्लास 32 डेज़ की होती है। ठीक है, तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं रिपेयर की तरफ। तो ये है हमारा फ़ोन। रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि यहाँ पर जो शील्ड है, पहले हम ये ओपन करेंगे। शील्ड ओपन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख करके समझ आ रहा है कि इसको हम कटर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरे तरह का शील्ड होता, जैसे कि इस टाइप का अगर ये शील्ड होता, क्योंकि ये पूरे तरह से पैक है, ठीक है, साइड से हम इसको स्क्रैच करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको हीट करके निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको निकाल सकते कटर से। तो पहले थोड़ा सा स्क्रैच करना होगा, जितना हो सके आपको बिल्कुल सेफ तरीके से काम करना है कस्टमर के फ़ोन में। ठीक है, इस तरह से काम करना आपको आराम से। कोई भी ऐसा खड़ा ब्लेड मत चला देना, नीचे की जो ट्रैक होती है वो कट जाएगी इंटरनल। आपको लग रहा होगा यहाँ तो कोई ट्रैक नहीं है, लेकिन इस लेयर के नीचे ट्रैक है वहाँ। जहाँ भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आए, आप बैक करके देख सकते हैं दोबारा से, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब में इसलिए डालता हूँ क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपडेट करने के लिए जो चीज़ें हम रिपेयर करते हैं, क्योंकि सैमसंग के सेट में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि सैमसंग के एब्रीविएशन बहुत अलग हैं नॉर्मल एंड्रॉयड से। नॉर्मल एंड्रॉयड में आप देखेंगे एब्रीविएशन सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग, इसके फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म सब बदल देते हैं। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल आपको भी नहीं करना, मैं भी इस पर नहीं करता हूँ जल्दबाजी कुछ भी।
जब आपको लगे कि आपका हैंड स्किल सही हो चुका है उसके बाद भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी के चक्कर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। इसलिए बहुत आराम से काम करते रहेंगे, और जल्दी में काम करोगे सामने फॉल्ट होगा और वो भी नहीं दिखेगा तो क्या मतलब। ठीक है, हर तरफ से ऐसे ही आपको इसको रिमूव करना है जो नीचे का सोल्डर है। ठीक है, लगभग ये इसका जो सोल्डर है वो छूट चुका है नीचे का, थोड़ा बहुत बाकी है, वो हम कटर से निकालेंगे तो अपने आप ये रिमूव हो जाएगा। बट कटर से निकालने से पहले हम यहाँ पर स्कीमेटिक में जा कर के देख लेते हैं कि किस तरफ से हमको निकालना चाहिए। A507, और यहाँ पर हम पिन आउट वोल्टेज तो हमको देखना ही पड़ेगा, तो पिन आउट साइड ही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कॉर्नर साइड ठीक है, बट यहाँ पे दो कंपोनेंट लगे हैं, लेकिन ये साइड ओके, यहाँ से हम रिमूव करेंगे। ठीक है, ये वाले साइड से, तो ये मैं रिमूव करता हूँ पहले। तो होता क्या है कि हम सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं स्कोप के नीचे, लेकिन माइक्रोस्कोप के कारण भी हम सही से ग्रिप नहीं बना पाएंगे निकालते समय, तो भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए ये मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और अपने तरीके से इसको निकालूंगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखो आराम से उठ चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद बिना दिक्कत के ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है। ठीक, देख करके तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं लग रही, कहीं वाटर डैमेज जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, सब कुछ हमको यहाँ पर सही लग रहा है। स्कीमेटिक में पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर लाइंस है जो हमको देखनी चाहिए, ट्रेस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लाइंस हैं। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले जब भी आपका फ़ोन हाई बूटिंग में जाता है तो उसके लिए VPH लाइन, LDO, बक लाइन आपको देखनी होगी। उसके बाद लास्ट में आपको जो IC के बाहर निकलने वाले इस प्रकार के जो कैप होते हैं उनको भी चेक करना होगा। ठीक है, तो अगेन हम बोर्ड साइड आते हैं, ट्रेसिंग शुरू करते हैं। ट्रेसिंग हम सबसे पहले ये करेंगे कि सबसे पहले हम डायोड वैल्यू में VBAT लाइन को चेक करेंगे। पहले हम रिवर्स बायस में चेक करेंगे। रिवर्स में यहाँ पर जो रीडिंग है ये है 0.500 के आसपास। ठीक है, और फॉरवर्ड में जब हम इसको चेक करेंगे तो फॉरवर्ड में इसकी रीडिंग है लगभग 2.387, जो कि स्टेबल है। अगर ये स्टेबल नहीं होती तो हम ये सोचते समझते कि कोई बक लाइन या VPH लाइन में लीकेज या शॉर्टिंग है। ठीक है, तो ये लाइन स्टेबल होने का मतलब है कि हमको LDO साइड पहले खोजना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया लिख करके। लेकिन हाई बूटिंग के ऊपर जो हम क्लास प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट को, वो लगभग कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लास होती है ऑनलाइन में भी। ठीक है, तो वो 2-3 पार्ट में होती है, लेकिन ये सिर्फ एक रिपेयर का डेमोन्स्ट्रेशन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हमको पहले देखना है, तो इस साइड हम देखेंगे कि जितने भी बग कॉइल्स हैं उनकी पहले मैं रीडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग आ रही है 0.001, और प्रोब चेंज करने के बाद में
0.001 ये शॉर्टिंग है, ठीक है। इसके बाद ये रीडिंग ठीक है, 300 के करीब है, ये भी 300, ये भी लगभग उतना ही है, ये भी सेम है 300, 320, और यहाँ पर जो है 215, और यहाँ पर है 333, और यहाँ पर है 295। सब रीडिंग सही है सिर्फ ये वाली को छोड़ करके, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ जाती है पहले हमको ये देखना होगा। ये वाला जो कॉइल है, तो ये कॉइल किससे जुड़ा हुआ है, बिटमैप से देख लेते हैं, पता चलेगा। यहाँ पर लिखा है बग 7 PMIC 1P1, और ये जाता CPU में, ठीक है। तो ये लाइन शॉर्ट मिली हमको, और भी हमको देखना चाहिए और ट्रेसिंग करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये हाई बूटिंग इतना ज़्यादा बग के कारण नहीं जाएगा। बग लाइन में अगर प्रॉब्लम होती इतनी शॉर्टिंग के कारण, सबसे पहले तो फ़ोन हमारा नो बूटिंग में चला जाता। तो मेरे हिसाब से कुछ और भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बीप मोड में रख के मैं चेक करता हूँ, इतने सारे कैप हैं यहाँ पर, तो ठीक है। यहाँ पर शॉर्टिंग बोल रहा है, ठीक है, ठीक। ये वाला कैप भी यहाँ पर शॉर्ट है, तो इसको भी हम देखते हैं पहले। ये है VLDO4 PMIC 0.6। 0.6 वोल्टेज पे शॉर्ट होने से इतनी हाई बूटिंग नहीं होती है, ठीक है, जितनी इसमें हो रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसकी लाइन कहाँ तक जाती है, ठीक है। CPU में जा रहा है, बाकी छोटे कैप में, और यहाँ पर कुछ कैप में। LDO कहाँ जाता है, ये भी CPU में जाता है, ठीक है। LDO साइड पहले हम चेक कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम जो बग कॉइल है इसको भी हम चेक करते हैं। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, बग कॉइल में भी बीप आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से, और ओनली 0.1 रीडिंग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम ये करेंगे कि पूरे बोर्ड में जहाँ पर भी ये लाइन जाती है, वहाँ पर सबसे पहले या तो हम रोज़न अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम थिनर अप्लाई कर सकते हैं, या पेट्रोल। इसके बाद में मल्टीमीटर को DC मोड में सेट करना है, सॉरी शॉर्ट किलर मोड में हमको सेट करना है। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट किलर ऑन करेंगे। शॉर्ट किलर ऑन करने के बाद में वोल्टेज हमको सेट करना है 0.6। तो यहाँ पर 0.6 हमने सेट कर दिया है। अब इसके बाद में वोल्टेज हम प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद में जहाँ पर भी शॉर्टिंग होगी वहाँ पर जो ये लिक्विड है वो तुरंत ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो DC ऑन हो चुका है, और दोबारा से हम थोड़ा पेट्रोल यहाँ पर और डालते हैं। इसके बाद में ठीक है, समझ आ जाएगा। एक बार मैं इसका साइड देख लेता हूँ, कौन सा साइड है। ओके, ठीक है। कंजप्शन तो ले रहा है, और उतना कुछ खास इसमें समझ तो नहीं आया। एक बार हम एम्पियर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, बोर्ड में कहीं पर भी हीट भी नहीं हो रहा।
तो एक बार हम एम्पियर बढ़ा करके देखते हैं। फुल शॉट में भी ये 13 मिली एम्पियर ही लेगा। अभी ये रीज़न ये हो सकता है कि ये जो है हमारा स्टील मेटल है, ठीक है। तो आयरन होने के कारण, क्योंकि अब ये मैग्नेट से तो चिपकता है ना, तो इसमें आयरन है और ये कॉपर कोटेड है, ठीक है। तो इससे एक बार टेस्ट करते हैं। बहुत हल्का सा इस तरफ हीट हो रहा है, बहुत हल्का। बाकी तो ये हमारा जो प्रोब है यही गर्म हो रहा है, बट इस तरफ हल्का हीट हो रहा है, बहुत माइनर। तो बिट मैप में हम ये देख लेते हैं पहले कि नीचे की तरफ कहाँ पर ये जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा कैप है, ये दो छोटे कैप हैं और ये भी कैप है। तो ये हम रिमूव करके देखते हैं। इसके ऑपोजिट साइड में, जस्ट ऑपोजिट साइड में देखोगे तो सीपीयू भी है, ठीक है। तो इधर हम ज़्यादा हीट नहीं कर सकते। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो बड़े वाले कैप हैं वही वोल्टेज को स्टेबल रखने का काम करते हैं, उन पर ही सबसे ज़्यादा लोड आता है। तो जो बड़ा वाला कैप है इसको ही हम रिमूव करके देखेंगे। तो यहाँ तो सब बाजू में छोटे छोटे कैप हैं, ये वाला कैप ही जो है सबसे बड़ा वाला है, ठीक है। तो इसको ही पहले हम रिमूव करके यहाँ से देखेंगे। ये हम रिमूव करेंगे तो देखते हैं समझ आता है कुछ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसको शॉर्ट ना हो कहीं और बाजू वाला, ठीक है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर दोबारा से रीडिंग लेंगे। ठीक है, रीडिंग अब भी वही है, शॉर्टिंग है, ठीक। तो जैसा मुझे लगा था कि यहाँ पर हीट हो रहा है, हीट होने का मतलब है कि फिर बैक साइड हीट हो रही थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हल्की सी हीट लगी थी वो रीज़न हो सकता है कि सीपीयू ही हीट हो रहा हो। तो अभी हम एक काम करते हैं, सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। तो सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए भी हमको शील्ड निकालनी है। तरीका वही होगा जो हमने थोड़ा देर पहले किया था, ठीक है। साइड से ऐसा आपको स्क्रैच करना होगा। ये तरीका सबसे बेस्ट है अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि टेम्परेचर की दिक्कत हो सकती है बाद में आपको। अगर आपने हीट करके निकाले और हीट करके निकालने पर मान लो अगर दिक्कत आ गई, बाजू का कोई कंपोनेंट ख़राब कर दिया, कोई आईसी आपने ख़राब कर दिया या कोई आईसी लीकेज हो गई तो भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये तरीका बेस्ट है बिगिनर के लिए, ठीक है। तो अभी हम कटर से ही इसको कट करेंगे। ठीक है, तो कटर से कट करने से पहले इतना एरिया हमको कट करना होगा। ये हम इसलिए कट कर रहे हैं यहाँ पर ताकि जब हम इसको कटर से उखाड़ेंगे तो उखाड़ते समय भी कोई दिक्कत ना। लो जी, इसका भी चार्जिंग अब ख़त्म हो चुका है। तो इसको 1 मिनट चार्ज में लगाते हैं, तब तक हम बाकी का काम करते हैं। ठीक है, चार्जिंग में लगा के भी काम हो रहा है इसमें, नहीं रुक रुक के हो रहा है। ठीक है, इस पे ज़्यादा लोड हम नहीं देंगे, बस हल्का सा इसमें स्क्रैच बस हो जाए, उतने में हमारा काम हो जाएगा। अभी बोल रहा है बिल्कुल ही नहीं चलूँगा, 2 मिनट इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और इसको स्क्रैच करने की ज़रूरत है। तो वैसे तो ऊपर से दिख रहा है कि किस तरफ से हमको उखाड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस तरफ से हम इसको उखाड़ेंगे या इस तरफ से, दोनों में से कोई एक साइड। ठीक है, कुछ तो चार्ज हुआ होगा।
छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड रुकेंगे, फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। करना पड़ गया था, कॉल आ गया था, अभी हम फिर से यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, हमको समझ आ चुका है किधर से इसको उखाड़ने का है। तो अब यहाँ पर हम उखड़म पट्टी शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर उखड़म पट्टी में सीपीयू के जस्ट ऊपर की तरफ से मैं उखाड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, तो एक तरफ का सक्सेसफुल हो गया उखड़म पट्टी, बीच में ये टूट चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब काम जो है थोड़ा सा सावधानी से करने का है आपको। भले वो चीज़ आपको कैमरा में दिखा पाओ ना दिखा पाओ, आपके कोई दिक्कत नहीं, बस इसको आपने सही से करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सीपीयू हो सकता है कि इंटरनली शॉर्ट हो, क्योंकि हमने जो देखा है सेट, ये तो बिल्कुल फ्रेश सेट था। ठीक है, फिर भी इसमें 2 पॉइंट यहाँ पर शॉर्टेड बता रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लीन करते हैं थोड़ा। क्लीन करने के बाद सरफेस को भी क्लीन कर लेते हैं, और डायरेक्ट हम इसको यहाँ पर रीबॉल करेंगे। अब कुछ भी और नहीं करना हमको, डायरेक्ट रीबॉलिंग। ये तो इस तरफ हम शुरू करते हैं अब रीबॉलिंग। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे, पहले इसकी हाइट एडजस्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो रैम और सीपीयू है इसको हमने रिवॉल्व करना है। ये वाली मेमोरी को हमने ढक देना है किसी चीज़ से। ऑलरेडी वो शील्ड से ढका हुआ है, बट फिर भी कोई भी ख़राब ईएमएमसी हो या कोई भी चिप हो, उसके द्वारा हम इसको ढक देंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कॉइन रखेंगे तो कॉइन रखने से होगा ये कि हीट ट्रांसफ़र होगी कॉइन के द्वारा, कोई भी मेटेलिक चीज़ होगी। ठीक है, उसमें हीट ज़्यादा देर तक रुकती है, और ये हीट को रेजिस्ट करता है। कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट हो, इसमें जो रेजिन होता है ये यहाँ पर काम करता अपना। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने कवर कर दिया है, और यहाँ पर डॉट तो नहीं है, ठीक, कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने काम करते जाना है, आप देखते जाएंगे। सबसे पहले साइड का ग्लू कट करना है। तो साइड का ग्लू कट करने के लिए टेम्परेचर 245 या 260 के आसपास आप रख सकते हैं। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर हमारा काम बहुत आसानी से। ठीक है, इसको निकालने की अभी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से क्लीनिंग अच्छे से करना है। क्योंकि ऊपर से देख करके आपको लगेगा कि क्लीनिंग हो चुकी है, बट ऐसा होता नहीं है कई बार। इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से सावधानी से इसको क्लीन करें। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस इधर का क्लीन, और इस तरफ भी क्लीन हो चुका है, और ये भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आईसी उठाने से पहले, अब काम करते करते एक हैबिट हो जाती है कि इसका डॉट किस तरफ है देखने का। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसका डॉट किस तरफ रहेगा। तो यहाँ पर ये डॉट है, ठीक है, ये वाले साइड में। तो यहाँ पर आप एक मार्किंग कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। अब इसके बाद में बिल्कुल भी आपको फ्लक्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। फ्लक्स यूज़ क्यों नहीं करना ये मैं आपको आगे बताता हूँ। जब भी आप डबल डेकर पे काम करेंगे तो फ्लक्स यूज़ आपको शुरू में नहीं करना। एक सेकेंड, स्क्रैपर की यहाँ पर हमको ज़रूरत होगी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाले स्क्रैपर से भी हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हीट आपको एक जगह नहीं देना है, आपको ऐसे कंटिन्यू इसको रोटेट करते जाना है। ठीक है, बहुत आसानी से ये निकल चुका है, और तुरंत हमको यहाँ पे सीपीयू भी निकालना है, क्योंकि आप सीपीयू के लिए वेट करेंगे तो फिर ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसको हीट करना पड़ेगा, इसलिए तुरंत करेंगे। करंट जाने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर लॉस हो गया हमारा, क्योंकि अचानक करंट गया तो स्क्रैपर आगे आ गया, यहाँ से 2-3 कंपोनेंट निकल गए थे। कोई दिक्कत नहीं है, वापस लग चुके हैं। अभी हमको ये करना है कि पहले ये साइड क्लीन करना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा बहुत गर्म है। बाकी हमको ये जो क्लीन करना है ये हम सोल्डरिंग आयरन से ही करेंगे। सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर लगभग आपको 350 के आसपास रखना है। 400 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप बोर्ड पे चला रहे हो। कभी भी कोई बिगिनर स्टूडेंट हो, या कहीं पे नया नया सीख रहा हो, या हमारे यहाँ कोई सीख रहा हो, उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जब भी आप काम करो, कोई भी कंपोनेंट आपका गुम जाए, रिमूव हो जाए, टेंशन नहीं लेना है। आप बस एक बार उसका लोकेशन देखो और बता दो कि कौन सा कंपोनेंट है मिस हुआ है। जितना हमसे हो पड़ेगा हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो मिस हो जाए और हमको वैल्यू पता ना चले बाद में। ख़ास तौर पर सैमसंग या फिर ओप्पो, वीवो, कोई भी हो, बस ये मोटरोला वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल कोई लोकल सेट लेके बोलेगा कि इसका बता दो, तो फिर वो खोजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने भी रनिंग सेट चल रहे हैं उनका किसी का भी आप कोई भी कंपोनेंट बोलेंगे कि गुम गया है, मिस हो गया, तो हम आपको बता सकते हैं। ये कमिटमेंट मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही कर सकता हूँ, हर किसी के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि ये खोजने में भी टाइम लगता है। कई बार हम थ्योरेटिकल आंसर निकालते हैं, और कई बार हमको प्रैक्टिकली बोर्ड में निकाल करके देखना पड़ता है, उसकी वैल्यू क्या है, खोजना पड़ता है। इसलिए ये कमिटमेंट मैं हर किसी के लिए नहीं कर सकता कि मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं ज़रूर आपका सपोर्ट करूंगा इस चीज़ में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वैल्यू मैंने खोजा कैसे, क्योंकि अगली बार आप खुद से खोज पाओगे उससे। क्योंकि हर बार आप किसी पर डिपेंड करोगे, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, आपके व्यापार के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। यह धुआं हानिकारक है, इसको सूंघना नहीं चाहिए। अभी इसमें से लगभग जितना भी ग्लू है वो भी रिमूव हो ही जाएगा, बचा कुछ हम ब्लेड से निकालेंगे। ये सब काम में आपको धैर्य बना करके रखना है, तो काम आपका अच्छे से होगा, कहीं प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरह से पूरा क्लीन हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी ऐसे जो क्लॉथ होता है वाइट वाला, इससे आपको पूरा यहाँ पर पोंछ लेना है। ठीक है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है इसको, कोई कंपोनेंट हो सकता है रिमूव हो जाए, इसलिए आराम से काम करना। तो यहाँ पर देखो, ये दो कंपोनेंट आपस में शॉर्ट है, इसको सही भी करना बाद में। इस कंपोनेंट की वैल्यू है 8.2 किलो होम्स, ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू। ठीक है, अगर आपके पास भी ये सेट आया हो, कभी रिमूव हो जाए, तो आपको याद रखना है।
और अगेन वही बात, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको याद नहीं रखना, फिर आपको हम ये बताएंगे कि खोजना कैसे वैल्यू, क्योंकि आप कब तक वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, अभी हमको चाहिए यहाँ पर ब्लेड, एक शार्प वाला ब्लेड निकाल लेते हैं। और न्यू बैच में कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट होगा 1 जनवरी से। तो जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। साल के पहले महीने आपको बढ़िया से मोबाइल रिपेयर अच्छे से सीखना है। सीखने के बाद में 2-3 महीना उस चीज़ पे प्रैक्टिस करना है, फिर आपको अपडेट क्लास में दोबारा बैठना है। तो इससे होगा ये कि आप पूरे साल भर अच्छे से काम कर पाएंगे। और हो सकता है कि इस साल आप, जो भी टेक्नीशियन हैं वो चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे जाके काम करूं, तो हो सकता है कि इस गाइडेंस से आप अच्छे लेवल पे जाके काम कर पाओ। बाकी काम करना हमारे ऊपर ही होता है कि हम अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सब हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है आपको सिखाना, जितना हो सके डीपली आपको नॉलेज देना, बट उस नॉलेज को आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर कि नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्लेड आपका एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, नहीं तो जो ट्रैक है वो उखड़ जाएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्बन है मैं वो भी साफ़ कर रहा हूँ इससे। कार्बन के साथ साथ यहाँ पर जो फ्लक्स एक्स्ट्रा, सॉरी वो इपॉक्सी बच गई है, उसको भी हम क्लीन कर रहे हैं। ये है, ये है, ठीक है, 2 जगह। इसको सोल्डर से ही निकालना है, ताकत लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। अब मात्र एक बार हमको बस लास्ट इसको डिसोल्डर करना है, फिर ये काम हो गया। दोबारा फ्लक्स लगाना ज़रूरी है, सॉरी पीपीडी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे होगा ये कि ज़रा सा भी किसी लाइन में कार्बन होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। ठीक है, आप सभी समझ रहे हैं कैसे काम करना है। भले आप पूरे दिन भर में एक ही सेट रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी कोई सेट जल्दबाजी में रिपेयर नहीं करना। ये जल्दी बन जाए, बस जैसे तैसे बन जाए, ऐसा अगर आप सोचोगे तो फिर आप टेक्नीशियन नहीं बन पाओगे सही। आपको कभी भी ये चीज़ आपके माइंड में लाना ही नहीं है कि कोई भी सेट मतलब जैसे तैसे बन जाए बस रिपेयर हो जाए, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आती है तो इसका मतलब यही है कि आपको टेक्नीशियन बनने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको पैसे कमाने हैं फ़ोन रिपेयर करके। फिर हो सकता है आप 10 में से 5-6 सेट रिपेयर कर पाओ, लेकिन 1-2 सेट ऐसे होंगे जो आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा किसी और पे, या तो आप रिटर्न करेंगे या तो फिर किसी और से रिपेयर करवाएंगे। जिससे आप रिपेयर करवाओगे, अगर वो भी पर्सन ऐसा ही सोचेगा कि चलो बन जाए कैसे भी, तो आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि ये आदमी बना के देगा क्या। क्योंकि हमारी फील्ड में मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सिर्फ ये सोचते हैं कि बस रिपेयर हो जाए और चला जाए बस। और जो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है, जिसमें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, टेक्नीशियन पीछे हट जाते हैं वहाँ पर। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप अपने एरिया में किसी टेक्नीशियन पे ट्रस्ट करते होंगे, हो सकता है कि कोई अच्छा रिपेयर करता होगा, लेकिन कभी आप किसी सेट में फंसेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद ये कहीं भी नहीं बनेगा, कहीं देना व्यर्थ हो गया, बेवकूफ़ी है, मतलब कि कोई मतलब नहीं बनेगा दे करके सेट, शायद वहाँ पर भी रिपेयर ना हो। आपके मन में हो सकता है ये चीज़ आए, और ये बात आपके मन में आने का रीज़न मात्र इतना ही है क्योंकि आप समझ रहे हैं इस फील्ड में कि आप कैसे काम करते हैं।
और वही चीज़ आप दूसरे के लिए भी समझ रहे हैं कि वो भी पर्सन कैसे काम करेगा जो आपका सेट रिपेयर कर रहा है। ठीक है, इसलिए खुद अच्छे टेक्नीशियन बनना है, भले कहीं पे सीख करके बनना है या फिर सेल्फ प्रैक्टिस करके बनना है, जैसे भी बनना है, आपको अच्छा टेक्नीशियन बनना है। फॉल्ट फाइंडिंग में आपको अच्छा बनना है। बाकी हैंड स्किल आपको अपने आप आ जाएगी। सिर्फ आपको एक्सपर्ट होना है तो मात्र थ्योरेटिकल साइड में सबसे ज़्यादा, और फॉल्ट फाइंडिंग में। ये दो चीज़ आपने क्लियर कर लिए तो आप अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ ऑफलाइन के लिए। भले मैंने यहाँ पर बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है अभी, लेकिन मेरा फोकस होता है ऑनलाइन में, क्योंकि कोई भी टेक्नीशियन जो रिवॉल्व कर सकता है, अगर वो थियोरेटिकल साइड अपना क्लियर कर ले तो नो डाउट कि बहुत अच्छे से वो रिपेयर कर पाएगा। ठीक है, ये क्लीनिंग हो गया यहाँ का। क्लीनिंग होने के बाद में इस पे ऐसे झाड़ू पोछा कर देना है। ठीक है, झाड़ू भी हो गया, पोछा भी हो गया। अब इसके बाद में अब हमको जाना है सीपीयू साइड में। ठीक है, ये है सीपीयू। सीपीयू साइड में जो रैम वाला साइड होता है, सबसे पहले हम इसे ही क्लीन करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पहले ब्लेड से हमको ऊपर का जो साइड है ये क्लीन करना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी क्लीन कर सकते हैं या फिर इस तरह के स्क्रैपर के साथ भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समस्या ये जा रही है, इस तरफ बैक साइड में जो बॉल है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ है, तो पहले हमको यही करना पड़ेगा। बट कायदे से तो हमको उस तरफ काम करना चाहिए था पहले, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लो टेम्परेचर वाला पीपीडी अप्लाई करना है। अब सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर 350 या 270 के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पे टेम्परेचर आपको थोड़ा सा हैंडल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आईसी के तरफ हमको बहुत सावधानी से काम करना है। ठीक, क्लीनिंग डन। इसके बाद बस ये लास्ट, इसके बाद होगा स्क्रैपर का काम। अब आपके पास स्क्रैपर हो या ब्लेड हो, जो भी हो, उससे आप ये काम करेंगे आगे का। ध्यान रखना है कि अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो इसको उल्टा चलाना है। ठीक है, और अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ब्लेड को ऐसा सीधा भी चला सकते हो, कुछ नहीं होगा। और ये सब में भी अगर आपको दिक्कत हो तो फिर आपको पुराना तरीका मालूम है मेरा, आयरन ब्रश होना चाहिए आपके पास, काम हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन ब्रश आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तीनों ट्रिक मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि आपका काम होना चाहिए वीडियो देखने के बाद में। भले हैंड स्किल ही क्लियर हो, लेकिन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत क्लीन हो चुका है। अभी दोबारा इसको यहाँ लेके आते हैं और बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर जो कि डार्क हैं। ठीक है, उनको उजाला करने का तरीका है
एक ख़राब आईसी, इसके ऊपर रख करके बस थोड़ा पीपीडी अप्लाई करना है। ठीक, इसके बाद इसको उल्टा करके यहाँ रख देंगे। इसके बाद में बस आपको ऐसे इसको घुमाते जाना, और ये पूरा क्लीन कर देगा, जितना भी यहाँ पर ब्लैक साइड होगा सब क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं होगा उसको दोबारा से थोड़ा पीपीडी लगा करके आप क्लीन कर सकते हो। कभी कुछ और ऐसा एकदम हीट किस्म का बॉल होता है, नहीं बनता, उसके लिए फिर थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ का जो इपॉक्सी ही मान लो नहीं निकला हो तो फिर क्या करोगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार क्लीन करते हैं। क्लीन करने से बहुत सारा इपॉक्सी ऊपर का निकल जाएगा। ठीक है जी, बहुत सारा यहाँ पे क्लीन हो चुका है, जो पहले हमको लग रहा था कि क्लीन नहीं हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं समझ आया थोड़ा सा फ्रेश पीपीडी ऐसा डाल करके काम कर लो। ये सब काम में कंजूसी नहीं करना, कि सोचना नहीं कि पीपीडी ख़त्म हो जाएगा, होगा तो अच्छी बात है, काम होगा। एक स्टूडेंट आया था, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। हमारे तरफ से हम कुछ टूल्स प्रोवाइड कराते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। आपको जितना भी पीपीडी लगे प्रैक्टिस में, कम से कम 1 महीने में आप 2 जो डब्बी है 183 वाली वो ख़त्म तो करेंगे, ये नॉर्मल बात है। वो स्टूडेंट इतना बढ़िया था कि उसने एक ही डब्बी ख़त्म की, वो भी थोड़ा सा बचा के गया। और जाने के बाद में वो स्टूडेंट बोलता है, सर मेरा प्रैक्टिस पूरा हुआ ही नहीं, अच्छे से नहीं हुआ, हैंड स्किल में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत जा रही है। तो हमने पूछा क्या चीज़ में दिक्कत है, तो बोलता है रिवॉल्विंग में है और बीटीबी कनेक्टर लगाने में। यही रीज़न है कि जो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है वो आपकी सुविधा के लिए, यहाँ पे किसी प्रकार का कंजूसी आपको नहीं करना है। ठीक है, वीडियो तो अब ये माइक मेरे सामने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। ठीक है, आपको दिक्कत लगे आप माइक अपना तरफ से ये म्यूट करके भी, बंद करके, साउंड कम करके भी सुन सकते, मतलब देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट अभी कुछ नहीं है, बस ये होल क्लीन करना है। ये सब के ऊपर तो आपने हज़ारों वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ ऐसा खास मैं नहीं बताने वाला, ये होल ही क्लीन करूँगा। होल क्लीन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जितना भी आपको दिखाई दे रहा सोल्डर, इसको क्लीन कर दूंगा। बहुत हल्के से क्लीन करूँगा, ताकत लगाना ही नहीं है। इसके बाद में स्क्रैपर हो, ब्लेड हो, जो भी हो, थोड़ा बहुत क्लीनिंग का ज़रूरत पड़ेगा तो उसको कर लेना है। ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ खास ज़रूरत होगी, क्योंकि सब कुछ क्लीन ही लग रहा है ऑलरेडी। ब्लेड ब्लेड
ठीक है, बीच में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बहुत इपॉक्सी बची हुई है, उसको क्लीन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी कॉर्नर में क्रैक है, चलेगा, क्रैक वगैरह चलता रहता है, कोई नहीं। ठीक है, अब ये क्लीनिंग करने का जो काम है अब बाकी का, वो होगा अब इसका कपड़े के ऊपर। अब जैसे हॉस्पिटल में काम होता है मरीज को ऐसा बेड पे सुला देने का, वैसे ही इस पे करना है। रीज़न बताता हूँ क्यों करना है ऐसा। रीज़न ये है कि अभी जब आप क्लीनिंग करेंगे तो ब्रश आपका गंदा हो जाएगा, ठीक, देखो, लेकिन ये जो कपड़ा है ना, ये इस गंदगी को पकड़ के रखेगा। तो आपकी आईसी क्लीन तो हो रही है, लेकिन जो गंदगी है वो वापस इसमें नहीं आएगी, सिर्फ इसलिए। ठीक है, ऐसे आपको क्लीन करना है जहाँ भी आपको गंदगी दिखाई पड़े। पुराना जो सोल्डर है इसको रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहाँ पर आपको टेम्परेचर का बहुत ध्यान देना है। 180 160 138 डिग्री ये टेम्परेचर है इसका, पीपीडी का। जितने भी होल्स हैं सबको क्लीन करना है, सब खाली होना चाहिए, एक भी होल में आपको सोल्डर नहीं दिखना चाहिए। कोई भी सिलेंडर यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली ना हो। ठीक है, आपको पूरा क्लीन करना है अच्छे से, बहुत बिल्कुल ईमानदारी से। क्लीन करने के साथ साथ इसको मतलब पीपीडी से क्लीन करते करते इसका सोल्डर निकालते हुए आपको बीच बीच में इसको क्लीन भी करना होगा। तभी आपको समझ में भी आएगा कि कितने जो होल्स हैं वो क्लीन हुए और कितने नहीं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे अभी होल्स जो हैं वो क्लीन होना बाकी। इस तरफ की तो पूरी लाइन है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि एक सोल्डर की बॉल लेंगे और ये वाले साइड को, इसमें दो सी होती है, एक बड़ी सी और एक छोटी सी। तो आपको काम करना पहले तो प्राइमरी जो है वो आपको छोटी वाली सी पे काम करना है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो कौन सा ओरिजिनल है कि कॉपी है वो, कौन सा कंपनी है? एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, अभी फिर क्लीनिंग हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। जब रिपेयर हम करते नॉर्मली तब ये होता है कि उस समय नॉर्मली देखा जाए कोई कस्टमर नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता, या आता भी है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हाँ ठीक है डील कर लेते हैं कि जो भी सेट आया रिपेयर होने के लिए। बट वीडियो बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि वीडियो बनाते समय, एक सेकेंड, भी फिर स्टॉप करना पड़ेगा।
ठीक है, तो एक बार हम हीट करके देखेंगे। और जब भी आप ये हीट करेंगे, टेम्परेचर आपको कम रखना है, और कभी भी मैट पे रख करके हीट नहीं करना है इसको। हमेशा ऐसे आपको इसको लिफ्ट करके ही हीट करना है। रीज़न है इसका, जब आप मैट पे इसको रखेंगे तो इसकी जो हीट है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, तो प्रॉपर हीट जो इसको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी कभी भी। ठीक है, ये लगभग हो चुका है, लगभग भी हो गया और सही से भी हो चुका है। ठीक है, बट फिर भी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक चीज़ का। तो यहाँ पर रख करके हम देखेंगे, क्योंकि मुझे एक दो बॉल लग रही है जो फ्लोटिंग वाली है, जैसे कि ये वाली फ्लोटेड है। ठीक है, ये है। अब ये जो फ्लोटेड है इसको हम बाहर निकालेंगे यहीं से ही। ठीक है, निकल तो नहीं रहा है। ठीक है, फिर छोड़ देते हैं, मतलब अंदर में ही वो रोटेट हो रहा है। ठीक, तो इसको अपनी अपनी जगह सही से बैठा करके वापस से एक बार हीट दे देंगे, फिर देखेंगे कि ये बैठता है कि नहीं। थोड़ा सा फ्लक्स भी लगा देंगे और ठीक है, बॉल जो है इस तरफ का बाहर आ चुका है। सिर्फ दो बॉल के कारण हमको फिर से इसको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, यही है डबल डेकर में आपको जो प्रॉब्लम जाएगी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बार बार आपको निकालना हटाना फिर यही करना पड़ेगा। बट मैक्सिमम बॉल्स जो हैं वो बन चुकी हैं, हमको सिर्फ एक क्लीनिंग मात्र के लिए इसको दोबारा से हटाना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। अगेन क्लीनिंग के लिए वही कपड़े के ऊपर आपको रखना है। थिनर हो, पेट्रोल हो, जो भी आप यूज़ करते हैं बढ़िया से करो, गंदगी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर बस, क्योंकि थोड़ी सी भी इस पर गंदगी रहेगी तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। सबसे अच्छा है कि कॉटन भी अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि पूरा फ्लक्स ये खींच लेगा अंदर से। ठीक है, अब इसके बाद में आपको हीट करना है दोबारा। ठीक है, अभी जहाँ पे भी गंदगी है ये आप देख सकते हैं, ये गंदगी नहीं है, अंदर में फ्लक्स है। अब ये भी आपको फ्लक्स क्लीन करना है, तो क्लीन करने का तरीका है, उसके लिए आपको स्टैंड पे लगाना पड़ेगा, तो वो जो फ्लक्स है वो भी क्लीन हो जाएगा। वो भी तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि हैंड स्किल सिखाना मेरा कभी भी मकसद नहीं होता क्लास के अंदर, क्योंकि हैंड स्किल के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कभी भी एक बार क्लास अटेंड कर लेने से कभी नहीं आती, ये बार बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। ठीक है, ये कॉटन है और 245 डिग्री टेम्परेचर, बस अब ये सबसे बेस्ट तरीका निकालने का। ठीक है, पूरा फ्लक्स क्लीन हो जाएगा इससे। ठीक है, देख सकते हो जहाँ पर भी फ्लक्स था, पीपीडी की बात नहीं कर रहा, ओ इपॉक्सी नहीं, फ्लक्स, इसमें फ्लक्स था वो क्लीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी जितना भी फ्लक्स था सब क्लीन हो चुका है। बस यही तरीका सबसे बेस्ट है, आप करना चाहो कर सकते हो। अब आखिरी हमको लास्ट बार एक क्लीनिंग करना है, कुछ होल्स जो बाकी है उनको, फिर ये काम हमारा पूरा हो गया।
फिर सीपीयू रिवॉल्व करना है। ठीक है, अभी ये हथियार हमने चेंज कर दिया है थोड़ा शार्प वाला। ये थोड़ी सी भी गंदगी होगी इसमें तो भी वो बॉल जो है वो फ्लोट कर जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि ये पूरा क्लीन करना आपको। भले आपको 2 घंटे क्यों ना लगे, आराम से क्लीन करो, कुछ ख़राब नहीं होने वाला, सब सही से रिपेयर हो जाएगा। समय लगने से कुछ नहीं होता। और एक बार आपको लगे कि क्लीन हो चुका है तो उसके बाद इसमें थिनर लगा करके वापस से क्लीन नहीं करना आपने दोबारा। होगा क्या कि जो आपने क्लीन किए और ब्रश में अगर गंदगी रह गई थोड़ी सी भी, तो फिर से वो गंदगी इधर आके बैठ जाएगी। ठीक है, इधर तो बैठता ही नहीं कुछ क्योंकि यहाँ पे तो पूरी इपॉक्सी भरी है। ठीक है, ये भी हो गया क्लीन। सूक्ष्म गंदगी हम साफ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कॉटन से आप चाहो तो दोबारा क्लीन करना, वो आप कर सकते हो, लेकिन ब्रश यहाँ पर अब नहीं चलाएंगे। एक जगह और गंदगी दिखी है, पता नहीं वो है गंदगी कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ये वाले पॉइंट पे क्योंकि अब हमको चाहिए वन टाइम में इसको रिवॉल्व करना, मतलब सिलेंडर जो है फिल करना। ठीक है, ये थोड़ी सी गंदगी है, इसको साइड करके फेंक देते हैं। हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, मतलब अभी हमको बहुत काम करना है, बट अब हमको सिर्फ पीपीडी फिल करना है सबसे पहले। इसके लिए आपको चाहिए फ्रेश पीपीडी। वैसे हर बारी फ्रेश ही लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा यूज़ करो भले, लेकिन फ्रेश लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे इसको, हल्का सा ड्राई, सिर्फ हल्का सा। अभी आराम से इसको ऐसे फिल करना है। इधर उधर लग जाए, कहीं लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस गंदगी करो चलेगा, लेकिन ये जो होल्स है वो पूरे भरने चाहिए। थोड़ा भी कमी रह गया और बॉल छोटे बड़े हो गए फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए ऐसे आप पूरा करके आराम से इसको क्लीन कर लोगे। ठीक है, हाथ में लेकर के नहीं बनाना। कई लोग कैसा करते हैं, ऐसा हाथ में लेकर के फिर इधर इधर लगाते हैं, उससे आईसी इंटरनली क्रैक हो जाती है, फिर बोलते हैं कि काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप यूट्यूब वालों को देखा देखी मत करो। यूट्यूब में सिर्फ आपको प्रोफेशनल लोग जो हैं वो वीडियो बनाते हैं रिपेयर करके, आपको सिखाना मकसद किसी का नहीं होता। हमारा मकसद भी आपको सिखाना नहीं होता कभी भी, मतलब कि जो थियोरिटिकल साइड होता है वो हम आपको गाइड करते हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। सीखने के लिए तो आपको क्लास ही ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन हैंड स्किल मैंने अभी भी बताया आपको कि हैंड स्किल मेरा कोई, हैंड स्किल को लेकर के कोई ऐसा कुछ भी मेरे पास दिमाग में नहीं है कि मैं उसके लिए आपको बोलूँगा कि आप क्लास ज्वाइन करोगे तो ही सीख पाओगे, खास करके ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन में आप सिर्फ अच्छे से, बहुत अच्छे से थ्योरी सीख सकते हो और अपना काम कर सकते हो। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको या तो ऑफलाइन आना पड़ेगा या बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। फिर सोचेंगे क्या हम ऑनलाइन में फॉल्ट फाइंडिंग सीख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप सीख सकते हैं।
फॉल्ट फाइंडिंग को लेकर के आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ, ऑनलाइन में आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है जी, सब बढ़िया से हो गया काम। कितना बढ़िया हुआ देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं हुआ बढ़िया। यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। ठीक है, लेकिन क्या फ्लोटिंग है, क्या फ्लोटिंग नहीं है, ये भी फ्लोट नहीं कर रहा, ये फ्लोट किया थोड़ा सा। ठीक है, बाकी फ्लोटिंग और कोई तो नहीं है, बस बॉल छोटी है एक दो। तो जो फ्लोटिंग वाला है, हो सकता है कि पीपीडी ड्राई होने के कारण हो गया हो, तो एक बार इसको सोल्डर करते हैं दोबारा से। ठीक, बैठ गया अपनी जगह में। जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हेडेक नहीं लेना कोई चीज़ के लिए। ठीक है, अभी गलती कर रहे थे हम, कॉटन यूज़ करना हमको हमेशा। ठीक है, एक बार और फिल करना पड़ेगा, फिर हो गया हमारा काम। तो अभी मैं थोड़ा सा कॉर्नर में इसको ऐसे फिल कर देता हूँ, और जो ग्राउंड साइड है वो पूरा बने ना बने उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, थोड़े बहुत छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता ही है। हाँ, पूरा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोबारा से हमने इसको फिर से फिल कर दिया है, और जिस तरफ कम था उस तरफ भी हमने और एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, फ्लोटिंग समस्या है इस तरफ भी, उसको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोटिंग समस्या ये वाली बॉल में है, दिख गया कौन सी बॉल है। बाकी किसी तरफ फ्लोटिंग की समस्या तो नहीं है, सिर्फ इस तरफ है, उसको ठीक करते हैं, फिर हो गया काम। ये जब बॉल ठंडी होगी तभी पता चलेगा प्रॉपर बनी कि नहीं। ठीक है, ऐसे देखेंगे तिरछा करके थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा सभी बॉल्स बन चुकी है बराबर। थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है, ऐसे आप देखेंगे तो आपको बॉल्स दिखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन दिख रही है, ये काम कर जाएगा। बट ये जो फ्लोटिंग वाला है इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के बाद में फिर रीबॉलिंग करेंगे, बिना ख़राब किए इसको निकाल लेना है। देख सकते हो इसके पीछे में इपॉक्सी लगी हुई है। ठीक, यही रीज़न था। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगाना नीचे की तरफ, और इसको ही क्लीन करके मैं वापस डालूंगा। कुछ ज़्यादा ही माइक्रोस्कोपिक काम हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको दोबारा एक ही चीज़ बार बार नहीं करना। ठीक है, फ्लक्स ऊपर की तरफ आ गया, आप देख सकते हो जल के। दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान दोगे तो ये आ गया फ्लक्स ऊपर। ठीक है,
तो ये हमारा काम अब डन हो चुका है। एक बार हम इसको तिरछा करके देख लेते हैं कि ये वाली बॉल दिख रही है ऊपर से कि नहीं। ये वाली ठीक है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। एक बार और हीट करेंगे। थोड़ी सी छोटी बॉल बनी है। जो बॉल छोटी हो गई तो यहाँ से एक सोल्डर उठा करके भी आप यहाँ रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हो गया। ठीक है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रिवॉल्व करना है। साइड की क्लीनिंग करने के बाद में रिबॉलिंग करेंगे तो अभी चाहिए टिश्यू पेपर। ठीक है, टिश्यू पेपर जब आप यूज़ करो तो एक चीज़ याद रखना, उसमें बिल्कुल भी सिलवट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उबड़ खाबड़ हो जाएगा। उबड़ खाबड़ होने के कारण फिर आईसी इंटरनल क्रैक हो जाएगी, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन आईसी ही अगर क्या बोलते हैं क्रैक हो जाएगी तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डार्क वाली बॉल्स हैं इनको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। इनको क्लीन करने का बेस्ट तरीका है आयरन ब्रश। तो अभी आयरन ब्रश एक बार चला देते हैं, पूरा क्लीन हो जाएगा। टेम्परेचर 230 के आसपास। इसको हमेशा फ्लक्स लगा के चलाना चाहिए, बट फ्लक्स में नहीं लगा सकता हूँ। रीज़न ये है कि पीछे जो हमने मेहनत किया इसके, वो बेकार हो जाएगी मेहनत। और ये इतना ज़्यादा मूव हो रहा है, इसके कारण भी वो मेहनत ख़राब हो सकती है, इसलिए बस यहीं तक काम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, मेहनत बेकार हुई क्या? हुई तो लग रहा है यहाँ पर। ये पता नहीं किसका बालक है। ठीक है, किसी का नहीं हो गया। ठीक है, एक बार ऐसे कपड़े से क्लीन करेंगे, ऐसे साइड बाय साइड इसको देख लेंगे कहीं पे कुछ डैमेज, खराबी। ठीक है, कुछ नहीं है। पेपर क्लीन होना चाहिए, नीचे सोल्डर का छोटा सा डस्ट भी इसको ख़राब कर सकता है। ये सब इसलिए बताना पड़ रहा है, कई कई बार होता है बिगिनर जो हम जो होते हैं यहाँ पर देखते हैं वीडियो, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि डिटेल में बताना। ठीक है, स्टेंसिल लगभग रेडी है, लेकिन एक बार इसको भी, स्टेंसिल को भी हल्का आपको क्लीन करना पड़ेगा थिनर से, क्योंकि पुराना जो फ्लक्स होता है वो नहीं होना चाहिए। नया फ्लक्स हो कोई दिक्कत नहीं, पुराना नहीं। और क्लीनिंग के बाद में एक बार आप इसको थोड़ा हीट करेंगे। अब ये है रेडी टू यूज़। ठीक है, ऐसे ही बैठाने का है, बहुत बढ़िया है। कोशिश करेंगे कि वन टाइम में ही ये रिबॉल हो जाए, क्योंकि बार बार हीट करना ही नहीं है हमको।
प्रॉब्लम होगा इससे। इस चीज़ का भी ध्यान देंगे कि आईसी के स्टेंसिल से नीचे जा करके बॉल शॉट ना कर दे कहीं। ठीक है, 260 डिग्री है। आउटर आउटर पहले हीट करेंगे थोड़ा सा। अब हम अंदर की तरफ हीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी बॉल जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक, लगता है फाइनल काम हो गया है। हर बॉल सही से बन चुकी है ऐसा लग रहा है, बट देखना पड़ेगा। अब इसमें आपको चलाना होगा आयरन ब्रश। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी बॉल बनी है और कौन सी नहीं बनी। जो नहीं बनी होगी वो अपने आप रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो जूम करके हम देख लेते हैं कि कुछ मिसिंग वगैरह अद बना कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक, अभी तो सब सही लग रहा है। सही लगने के बाद में अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे या थिनर डालेंगे। ज़्यादा अच्छा होता है पेट्रोल डाल दो। इससे क्या होता है, ये अपने आप ही निकल जाता है। थिनर से ज़्यादा अच्छा होता है ये ऐसे निकालने के लिए, बॉल कभी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और आपको ट्वीज़र लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आयरन ब्रश है। आप ऐसे बस क्लीन करो, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बॉल छूटी नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पीछे का भी देख लेते हैं क्या सीन है इसमें। एक बॉल तो मुझे लग रहा था, अरे वाह बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, अच्छा है, जो भी है अच्छा है। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी समस्या दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही रहना चाहिए। अब एक बार ये साइड वाला मतलब ये सीपीयू साइड को हम क्लीन कर लेते हैं। काम करना है अपने सुकून के लिए करना है, बिल्कुल भी हेडेक लेके नहीं करना कभी भी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, आगे भी बोलता रहूँगा। क्योंकि जब आपका दिमाग सही होता है तो काम सही होता है। लेकिन अगर काम ही ऐसा हो जिस काम को करके आपका दिमाग ऑटोमेटिक सही हो जाए, फिर उससे अच्छा कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो ये काम मेरे लिए ऐसा है कि मेरा दिमाग कितना भी ख़राब क्यों ना हो, कुछ भी हो, कुछ भी, ये काम करने से दिमाग सही हो जाता है। तो बस काम से प्यार करो। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में हीट करना है। हीटिंग करने के लिए आईसी को कभी भी आप हीट करते हो तो ऐसे हवा में थोड़ा लिफ्ट कर लो। लिफ्ट करने के बाद में बस आप ऐसे ही साइड से हीट दे दो इसको, कुछ नहीं करना, और सिर्फ साइड से हीट देना है, बस हो गया। कभी भी इसको किसी सरफेस के ऊपर रख करके हीट मत करना। ठीक है, ठंडा हो चुका है, साफ जगह पे रखेंगे। ये हो गया ये साइड, और ये भी साइड ठीक है अभी भी। ठीक, इसको अब हम रख देते हैं साफ जगह में कोई।
अब इसके बाद रैम वाला साइड बचा है। इधर तो कोई खास गंदगी होती नहीं है, ये एक बार में ही क्लीन हो जाता है। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल अभी सही है सब कुछ, और इसको डीसोल्डर करना है। डीसोल्डर करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जो कार्बन है ना वो हट जाए। ठीक है, ज़्यादा हीट हम नहीं कर सकते इसको, तो अगेन वही पैंतरा अपनाएंगे। तार ब्रश यानी आयरन ब्रश, है तो इसमें तार ही है। आयरन का हो, कॉपर का हो, स्टील का हो, वैसे तो स्टील है शायद। ठीक है, एक बार क्लीन करेंगे जैसे पहले किए थे सीपीयू साइड में। इसके बाद में थोड़ा सा इधर लगाएंगे पीपीडी, और ये अपना काम हो जाएगा फिर। ठीक है, काम बहुत हद तक तो हो चुका है, बट थोड़ा बहुत बाकी, उसके लिए ज़रूरी है आयरन ब्रश। तो यहाँ पर लो जी। इसके बाद मैं सिर्फ पुरानी वाली कोई भी आईसी उठा करके इसके बाद में वही प्रोसेस है ये जो आपने थोड़ी देर पहले देखे थे। अब जो ऐसा सिंगल कोई पॉइंट होगा जो नहीं बन रहा है, उसके लिए आपको पूरी आईसी को हीट नहीं करना, बस उसको थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बॉल के पीछे आप पूरा आईसी को हीट करते जाएं 2-4 घंटे, वो काम 2-4 घंटे नहीं, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा, वो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी इसको हानिकारक कर देगा। ठीक है, तो जो नहीं बन रहा उसको आप नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हो। इतनी सी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कोई भी नया टेक्नीशियन हो, पुराना टेक्नीशियन हो, ये मत सोचो कभी भी कि वन टाइम में ये हो जाएगा, वन टाइम में वो हो जाएगा। वन टाइम में तभी होगा जब आप आराम से काम करोगे। कोई स्पीड में काम कर रहा हो बहुत और सोचे कि हो ही जाएगा एक बार में, और ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं। स्पीड के काम में गड़बड़ी होती है। हम सिखाते हैं स्टूडेंट को सामने बैठा करके, तो देखते हैं कि कितना गड़बड़ होता है। कोई एक्सपीरियंस वाला भी थोड़ा बहुत होता है तो भी वो गलती कर देता है। ऑनलाइन में तो हमको पता ही नहीं होता कि स्टूडेंट कैसा काम कर रहा है, कैसा रीबॉल कर रहा है, बना रहा है। ऑनलाइन वैसे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो जिनका हैंड स्किल बिल्कुल प्रॉपर है। बट सही बात तो ये भी है कि प्रॉपर हैंड स्किल जैसा कुछ नहीं है, कहीं ना कोई दिक्कत आ ही जाती है सभी को। तो इसका स्टेंसिल तो हमको फिर खोजना ही पड़ेगा दोबारा से, इसलिए हम ये करते हैं कि यूनिवर्सल में ही बना लेते हैं।
यही वाला है। तो क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग स्टेंसिल क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा है पेट्रोल। एक स्टूडेंट आकर के बोलता है कि सर पेट्रोल तो देसी जुगाड़ हो गया। मैं उसके टेबल में थिनर रख दिया। मैं बोला आप थिनर पहले यूज़ करो 1 हफ्ता, फिर आप पेट्रोल यूज़ करना। वो थिनर क्योंकि देखा देखी यूट्यूब में कि कोई कुछ थिनर यूज़ कर रहा है, कोई मैकेनिक का कर रहा है, वो सिर्फ देखा देखी में ही वो यूज़ किया 1 हफ्ता। उसके बाद में जब पेट्रोल से क्लीन किया स्टेंसिल वगैरह को, तो उसको समझ में आया कि पेट्रोल कितना ज़रूरी होता है स्टेंसिल की क्लीनिंग में, आईसी की क्लीनिंग में। ये फ्लक्स को बिल्कुल धो देता है। ठीक है, एक बॉल यहाँ पे अटकी हुई है, इसको हटा दूँ स्टेंसिल में, फिर रिबॉलिंग करते हैं। ठीक है, यूट्यूब से देख करके कोई ये मत सोचना भैया कि मैंने जैसा शुरू में बोला कि कोई कंपोनेंट मिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप मुझे डायरेक्ट पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ मैं ओनली फॉर स्टूडेंट बोला हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आकर के कमेंट सभी मतलब कमिटमेंट सभी कर देते हैं कि मैं आपके लिए ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, आपको कंपोनेंट बता दूंगा, आईसियाँ जो आपको लगेगी वो भी बता देंगे, सॉल्यूशन देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़ाना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बैच में लगभग 10 स्टूडेंट होते हैं हमारे ऑनलाइन में। ऑनलाइन में भी ऐसा कभी नहीं है कि 40-50 स्टूडेंट हमने रखा हो, क्योंकि हमको तैयार करना टेक्नीशियन। इसलिए सिर्फ 10 स्टूडेंट रहेंगे हर बैच में। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहेंगे नीचे दिए नंबर पे संपर्क करेंगे और अपनी सीट बुक कराएंगे। और क्लास ज्वाइन करने के बाद में 2 दिन तक क्लास अटेंड करने के बाद में अगर आपको लगता है कि क्लास में नॉलेज नहीं मिल रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपको रिफ़ंड चाहिए, तो रिफ़ंड आप 2 दिन में ले सकते हैं। आज तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा था जिसने रिफ़ंड लिया है खुद से, और बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट हमको मिला नहीं कि जो रिफ़ंड लिया हो। क्योंकि 7,000 फीस जो है और 1,000 जो सॉरी 1,999 जो फीस है और 7,000 जो फीस है, दोनों में अंतर है। सिलेबस दोनों का सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। टाइम ड्यूरेशन सेम है, टाइम टेबल सेम है। आप बैठोगे उनके साथ में जो 7,000 में सीख रहे हैं, वो बैठेंगे आपके साथ में सीखेंगे। बस उनको फैसिलिटी मिल रही है 7,000 में कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट मिलेगा, 1 साल का बैक सपोर्ट मिलेगा, और पूरे साल भर आपको अपडेट क्लास मिलती रहेगी हमारे तरफ से। सिर्फ यही बड़ा अंतर है और कुछ नहीं है। सिलेबस तो सेम ही रहेगा, नॉलेज वही मिलेगी, नॉलेज में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे यहाँ मैं किसी भी स्टूडेंट से कोई पार्शियलिटी नहीं करता। फिर कई बार लगता है 7,000 वालों को कि भैया हमसे कोई पार्शियलिटी हो रही है, 2,000 वालों को भी साथ में सिखाया जा रहा है। तो मैं यही बोलता हूँ भाई आप चाहो तो रिफ़ंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो भी हमसे जुड़ा है सीखने के लिए, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना चाहिए, उसका जो इंटेंशन है, उसका मोटिव है कि वो अच्छे से काम कर सके, अच्छा टेक्नीशियन बन सके, इसीलिए तो कोई हमसे जुड़ेगा। इसलिए कभी भी ये नहीं हुआ कि 2,000 वालों की अलग बैच होगी, 7,000 वालों की अलग बैच होगी। ये चीज़ हमने कभी किया नहीं। और इस चीज़ को मैं वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि कभी ये ना हो कि कोई स्टूडेंट ये सोचे कि 2,000 में क्या ही सिखा दोगे और 7,000 में तो अच्छा सिखाते होगे, ऐसा कुछ भी दिमाग में ना आए कभी भी। क्योंकि आप इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन समझना चाहिए कि हम जो आपको सिखा रहे हैं, 30 दिन की ये क्लास जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इस क्लास के बाद में हमारा भी ये बड़ा चीज़ है सोचना कि सीखने के बाद हम भी किसी के काम आ रहे हैं। जब आप क्लास अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करने के बाद में आप अच्छे से काम कर पाते हैं, तो जब तक आप कमाते हैं तब तक कहीं ना कहीं हमको ये इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे कारण कोई आदमी अच्छे से कमा रहा है। ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। ये चीज़ें
बहुत बड़ी है सोचने में। इसलिए हम हमेशा शुरू से यही कोशिश किए कि एक बैच में कभी भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन में 10 स्टूडेंट से ज़्यादा ना हो, और ऑफलाइन में 2 स्टूडेंट ही रखते थे, क्योंकि जगह हम कभी अपना चेंज किए नहीं थे। अभी हमने बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया, लेकिन बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने के बाद में भी 6 स्टूडेंट से ज़्यादा की बैच नहीं रहेगी। जिस दिन मेरे को कोई ऐसा टेक्नीशियन मिलेगा सिखाने वाला जो साथ में सिखा सकता है और अच्छे से जिम्मेदारी से सिखा सकता है, तब मैं हो सकता है कि इस चीज़ को फिर आगे बढ़ाऊँ और ज़्यादा स्टूडेंट फिर हम ला सकते हैं। बट तब तक के लिए ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। ठीक है, सीपीयू साइड का हमको देखना है कि इसका मार्किंग किस तरफ था। तो सीपीयू की मार्किंग तो हमने देखा नहीं था, तो एक बार ये देख लेते हैं कि जो रैम है, रैम को पहले देखते हैं कि रैम की मार्किंग किस तरफ है। तो रैम की मार्किंग जो है वो इस तरफ है। ठीक है, तो इस तरफ छोटा सी बनता है, यानी कि ये ऐसा रहेगा, तो दोनों की मार्किंग एक ही तरफ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा ये आईसी को बैठा देना है। और थोड़ा सा मैं साइड करके इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई ग्लू तो नहीं लगा है, नहीं तो पूरा काम करने के बाद भी काम का कबाड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमको ये बैठा देना है। यहाँ पर क्या, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही बैठाना है। फ्लक्स लगा करके ऐसे आपको फैला देना चाहिए। यहाँ से कोई बॉल लीक तो नहीं हुई है, एक बार वो देख लूँ मैं कंफर्मेशन के लिए। नहीं है ऐसा कुछ भी। और बैक साइड पूरा क्लीन है, कोई एक्स्ट्रा बॉल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ठीक है, अब यहाँ पर इसको बैठाने का है। रैम को बाजू हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, रिवॉल्व कर चुके, अब इसको सिर्फ बैठाना बाकी। ये ब्लर हो जाता है, मैं क्या बोलूँ, अभी कई बार देख नहीं पाता सिर्फ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। हमारे तरफ से मार्केटिंग बस इतनी ही है, जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आप बोलेंगे कमर्शियल वगैरह, ऐड वगैरह, या किसी को हायर करना, वैसा मेरा काम इसमें नहीं है, क्योंकि 10 स्टूडेंट नॉर्मली आ जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होते हैं उनको अगले बैच की हम सीट दे देते हैं। ठीक है, 360 में रख करके अभी हमने इसको लगाना है। ट्वीज़र साफ़ होना चाहिए, ट्वीज़र में गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब तरफ हीट करना है आपको एक बरोबर। कहीं पर भी हीट कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया से लग रहा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लक्स ऐसे डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। ठीक है, हर तरफ से हीट हो चुका है, हल्का सा मूव करेंगे। अभी ये गर्म है, लेकिन अभी ही हमको यहाँ पर भी फ्लक्स लगाना थोड़ा। ठीक है, अभी हमने क्यों लगाया, क्योंकि कोई भी बॉल अगर इसकी ऐसी होगी जो लूज़ होगी, वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रैम हम लगाएंगे। ठीक है, रैम लगाने के लिए ये बॉल बड़ी, अच्छा, ये बॉल बैठी नहीं थी। ठीक है, यही हमको देखना था यहाँ पर।
ठीक है, इसको बैठा देते, कोई बात नहीं, नहीं बैठा है तो थोड़ा क्लीनिंग करना पड़ेगा बस। ये बॉल हम यहाँ पे रख लेते हैं अभी के लिए। क्लीनिंग कैसे करेंगे? क्लीनिंग करेंगे हम कॉटन से। ठीक है, ऐसा हादसा आपके साथ कभी भी हो सकता है, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करना। यही हादसा अगर हुआ होता रैम बैठाने के बाद में तो प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, तो फिर वो शॉर्ट हो जाता, शॉर्ट होने के बाद में काम का कबाड़ा हो जाता। ठीक, ये निकला कैसे? अब ये सोचने वाली चीज़ है कि यहाँ पे अंदर कोई ज़्यादा इपॉक्सी जैसा तो कुछ है नहीं, सोल्डर ही कट रहा है सिर्फ। ठीक है, तो ज़्यादा हम सोच विचार इस पे नहीं करते और सिर्फ जो सोल्डर की बॉल है उसको ही यहाँ पर रख करके वापस से हीट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से भी चीज़ें खराब हो जाती है। ठीक है, अब ये हो गया सेट। ठीक है, हल्का सा इसको फैला देने का। फैलाने के बाद में एक बार बस ऐसे स्लाइड करके आप लोग देख लेना अपने तसल्ली के लिए। बहुत ज़रूरी है कि ये आप चीज़ें कंफर्म करके काम करो। ठीक है, ठीक है, कोई भी अभी ढीला ढाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब सही हो गया है। और कैमरा बार बार हमको सेट करना है। ठीक है, ट्वीज़र बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए। यहाँ पर एक बॉल क्यों है, ये हट गया थोड़ा बहुत, तो वापस लगाना है। ठीक है, एक बार अलाइन करना पड़ेगा आपको। ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी दिक्कत है बस, क्योंकि वहाँ पे बॉल एक बड़ी थी। चाहें तो हम उसको हटा भी सकते हैं, बड़ी वाली बॉल को। वैसे तो हट चुकी है, कोई नहीं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये ठीक है बोलने से ही हट जाता है। मैंने बताया ना लोड नहीं लेने का। ये लो, लोड नहीं लेने का, बस हो गया। ज़्यादा लोड लेने से चीज़ें ख़राब होती हैं सिर्फ। ठीक है, ये भी अपनी जगह पे आ जाएगा अभी। वैसे तो इसको शेक नहीं करना होता, बस हो गया, इतना ही काफ़ी है। ये खतरनाक चीज़ है, इसको शेक करने का ही नहीं। सैमसंग कुछ भी बनाता है तो बहुत ऊट पटांग चीज़ें बनाता है, चाहे वो एब्रीविएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड सर्किट हो, कुछ भी हो। दोबारा से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने वीडियो स्टॉप किया था, यानी कि
आपने जहाँ तक देखा कि ये पीसीबी होल्डर पर रखे हमने रिबॉल्व किया, उसके बाद एक कस्टमर आ गए थे तो स्टॉप करना पड़ा वीडियो। उसके बाद मैंने इसको आगे रिपेयर कंटिन्यू किया, बट हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। तो इसमें और भी कुछ फॉल्ट थी, ठीक है, मतलब था। तो रिबॉलिंग करने के बाद में जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर शॉर्टिंग थी उस समय भी, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट पे, और ये वाली जगह पे भी शॉर्टिंग थी, ठीक है। तो रैम में जब रिबॉल किए हमने तो उसके बाद ये दिक्कत दिखी, उसके बाद तुरंत उसको दोबारा से रैम को ही ओनली रिबॉल करके लगाए, क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है शेक करते समय यहाँ पर प्रॉब्लम आई हो। तो हमको ये लगा कि शील्ड के इस तरफ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं आ गई, तो इसको हमने ओपन करके देखा, बट यहाँ पर हमने कुछ भी वर्क नहीं किया, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो बताने के लिए मैंने वीडियो को एक कंटिन्यू अभी फिर से बनाया, कि यहाँ पर जो 8.2 किलो होम्स का रजिस्टर था उसकी जगह मैंने यहाँ पर 10K का रजिस्टर लगाया है। अभी देखते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं। मैंने पूरा चालू करके नहीं दिखा, बस चार्जिंग पे लगाया था। लोगो आया है, लोगो के बाद मैंने इसको चेक नहीं किया। अभी हम चेक करेंगे इसको कि ये कंटिन्यू होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट 500 मिली एम्पियर पे इसकी रीडिंग जा रही थी। अभी भी क्या 500 मिली एम्पियर तक की रीडिंग जाती है तो कि नहीं जाती, पहले हम ये चीज़ देखेंगे। उसके आगे हम फिर देखेंगे कि इसमें डिस्प्ले में ग्राफिक पूरा आता है और बाकी चीज़ होती है कि नहीं, ठीक है। प्रॉपर रिपेयरिंग आपको रीडिंग बेस पे करनी चाहिए क्योंकि कई बार जब आप अच्छे लेवल पे काम करेंगे, अगर आप अभी आप नॉर्मल टेक्नीशियन हैं और अगर आप आगे जा कर के मतलब कि अच्छा काम करते हो, तो आपके पास डीलर के पास से सेट आएगा, यानी कि दुकानदार के पास से आएगा, और सर्विस सेंटर वगैरह से बहुत सारी जगहों से आपके पास सेट आ सकते हैं रिपेयर होने के लिए। तो वो सब सेट जो आपके पास रिपेयर होने के लिए आएंगे उसमें नॉर्मली आपके पास ज़्यादातर मदरबोर्ड ही आते हैं रिपेयर होने के लिए। तो कैसे वो आप रिपेयर करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको ऐसे हैंड स्किल आपकी अच्छी बनानी होगी, आपको रीडिंग बेस पर चीज़ों को समझना होगा। तो डीसी मशीन चालू हो चुकी है, पावर की तुरंत प्रेस करेंगे, अब देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी हाई बूटिंग में नहीं जा रहा, डायरेक्ट 500 में, 100 पे गया, फिर 300 पे, फिर आगे कंटिन्यू 400, 600, 1000, ठीक है, कंटिन्यू है। अभी फिर कम हुआ। रीडिंग बेस पर ये लग रहा है कि अभी ये सेट चालू हो चुका है। नेटवर्क सेक्शन इसके सारे, इसकी जो भी फीडबैक लाइंस होती है वो सारी चीज़ें हो चुकी है, और कर्नल इनिशियलाइजेशन भी इसमें लगभग चालू हो गया है। तो सारी चीज़ें ठीक है। जितने भी ये जो एम्पियर बढ़ते हैं ना, ये सबके एक रीज़न होते हैं, ठीक है। तो अभी बैटरी में चार्ज नहीं है तो डीसी से ही करके देख लेते हैं। ठीक है, डीसी से करने के लिए एक वायर हमको लगेगी। बाकी जो भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। 1 तारीख की बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम जाती, बेसिक रिबॉलिंग आपको आनी चाहिए, भले आपको डबल डेकर नहीं आता या कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम जाती है, बेसिक रिबॉलिंग कंपोनेंट की पहचान आपको होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी आप कॉल करके संपर्क करें, मैं आपको वर्क बताता हूँ। आप वो रेगुलर करो, आपको 1-2 वीडियो दूंगा, ठीक है। उसके बेस पर आप 4-5 दिन तक आप काम करो। अगर आपको उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है कि आप कर लोगे, तो फिर आप क्लास ज्वाइन उसके बाद कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्लास ज्वाइन नहीं करना है। तो कहीं पे भी आपको नहीं करना है। पहले आप कुछ बेसिक चीज़ों को समझो, समझने के बाद में आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, उसके बाद में आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट, नॉर्मली जो दुकानदार होता है जो सिर्फ चीज़ें बेच रहा है और कोई लड़का रख करके रिपेयर करवाता है, अब वो पर्सन अगर सोचेगा कि मैं रिपेयर कर लूँ और रिपेयर करके अच्छी इनकम कमा लूँ, होगा क्या कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, बट कंफर्म नहीं है, तो भी आप संपर्क करो। मैं आपको 4 वीडियो देता हूँ और 3-4 वीडियो मैं आपको दूंगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, को थोड़ी बहुत रिपेयरिंग आती है उनके लिए नहीं है ये। अगर आपको थोड़ी बहुत रिपेयरिंग आती है तो आप मेरे वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि ये आपके काम का है कि नहीं है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये लग चुका है। इधर हम रेड वाली केबल लगा देते हैं। एक ट्रिक मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक जो है वो क्लास में ही बताऊंगा, कि कभी भी बूट केबल के बिना आप फ़ोन को कैसे चालू कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में आपको सिर्फ एक ही बूट केबल मिलेगी, उसके अलावा कोई भी बूट केबल यहाँ पर नहीं।
सिर्फ वो इसीलिए कि आपको बताने के लिए कि एक बूट केबल से सारे फ़ोन ऑन नहीं होते, ठीक है। सैमसंग आ गया है रिवॉल्विंग के बाद, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये हैंग ऑन लोगो रीस्टार्टिंग होगा तो इसको आगे हम रिपेयरिंग करेंगे जो भी लगे इसके आगे का वर्क, ठीक है। सैमसंग आकर के रुका हुआ है, मॉडल वही है, यही है, ठीक है। तो ये ना बोले भैया पलटते समय आपने बदल दिए, क्योंकि ये पूरे वीडियो स्टूडेंट के लिए मैं हर बार बोलता हूँ, एक वीडियो में 2-3 बार भी बोल देता हूँ। रीज़न यही है कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। सेकंड लोगो आ गया, चालू हो गया, क्यूआर कोड आ गया। क्यूआर पता नहीं किसका है, जिसका भी मतलब कस्टमर का है, ठीक है। पावर की प्रेस करते हैं, वैसे रीडिंग से तो आपको समझ आ रहा है कि ऑन है, बट फिर भी पावर की प्रेस करते हैं, ठीक है, चालू है। तो जो भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। 1 जनवरी की बैच है, और वीडियो आपने आखिरी तक देखे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो था, फिर भी आपने आखिरी तक देखे तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट जरूर करें कि आपने आखिरी तक देखे। बाकी हम मिलते हैं क्लास में 1 जनवरी को, और जो भी दिक्कत परेशानी हो आप मेरे को बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।